बुलाना मुझे, तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे. पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता. पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद. जी अस्सलाम वालेकुम। आज आप देखेंगे G4 खरीदा का खुसूसी प्रोग्राम। जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस वक्त आर्मी का हेलीकॉप्टर बिल्कुल तैयार है और हम सब रवानगी के लिए भी तैयार हैं। आज तारीख है 26 अप्रैल। आज से ठीक 2 महीने पहले 25 फरवरी को पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी, DGMOs की अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर किया जाए ताकि दोनों अतराफ जो मासूम शहरियों की और दोनों अतराफ बसने वाले कश्मीरियों की जो जिंदगियां शदीद खतरे में हैं, शहादतें होती हैं हमारी तरफ, लोग जख्मी होते हैं, लोगों के घर, उनके मकान, उनके कारोबार तबाह बर्बाद हो जाते हैं, तो अवाम की जिंदगियां आसान, अमन के लिए, सुकून के लिए और ताल्लुकात की बेहतरी के लिए। तो 25 फरवरी से लेके आज ठीक 2 महीने बाद तक आज मैं आपको लेके जाऊंगी लाइन ऑफ कंट्रोल और वहां से हम आपको सिचुएशन दिखाएंगे, लम्हा ब लम्हा रिपोर्ट करेंगे, आंखों देखा अहवाल आप तक पहुंचाएंगे कि DGMOs की अंडरस्टैंडिंग और पाकिस्तान भारत ताल्लुकात की बेहतरी में जो एक ये स्टेप था, जो कि बहुत मेजर, बहुत अहम स्टेप था, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है और पाकिस्तान अपनी साइड पे कश्मीरियों की, पाकिस्तानियों की जिंदगियां बेहतर करने के लिए मजीद क्या इकदामात कर रहा है, पाक फौज इसमें क्या किरदार अदा कर रही है। तो ये सब चीजें हम आप तक पहुंचाएंगे ताकि आप जान सकें कि मुल्क में जब अमन होता है, सरहदों पर जब अमन होता है, ताल्लुकात जब बेहतर होते हैं हमसाया ममालिक के साथ, तो उसका कितना फायदा होता है, कितना इम्पैक्ट पड़ता है। और ख़ास तौर पे सिविल हुकूमत और पाक फौज लाइन ऑफ कंट्रोल पर किस किस्म के इकदामात कर रहे हैं पाकिस्तानियों की ज़िंदगियों को महफूज बनाने के लिए। तो आइए मेरे साथ। जी, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के बट्टल सेक्टर में, रावलाकोट के करीब ये गांव है सलोही। यहाँ पर हम पहुंचे हैं और इस गांव का एक बर्ड आई व्यू मैं आपको दिलवा रही हूँ। ये मॉडल विलेज है। यहाँ पर पाक फौज ने और सिविल इंतजामिया ने क्या कुछ काम करवाए हैं वो तो हम देखेंगे ही, लेकिन सबसे बढ़ के ये देखेंगे कि जो DGMOs के दरमियान, जो पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान सीज फायर का मुआहिदा री इनिशिएट हुआ है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है, उसका फायदा क्या हुआ है यहाँ रहने वाले आम पाकिस्तानियों, आम कश्मीरियों को। तो इस विलेज में हम आपको लेके जाएंगे और यहाँ पे जो डेवलपमेंट काम है वो भी आपको दिखाएंगे और अवाम कितने खुश है, पाकिस्तानी कश्मीरी कितने खुश हैं यहाँ पर होने वाले सीज फायर मुआहिदे से। इससे इनकी जिंदगियों में तब्दीली क्या आई है, सुकून आया है, अमन की वजह से इन्हें कितनी खुशहाली मिल रही है, पिछले 2 महीने के अंदर सिचुएशन कितनी तब्दील हुई है यहाँ के रहने वाले आम पाकिस्तानी कश्मीरियों के लिए, वो आप तक पहुँचाएंगे। अभी हम नीचे आए हैं इस मॉडल विलेज सलोही में। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे बच्चों का पार्क नजर आया है और इतने मासूम फूलों की तरह प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे हैं। अब ये बच्चे तो बहुत छोटे छोटे हैं, इनको तंग करना भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन हेलो अस्सलाम वालेकुम, आपकी झूला रोक सकते हैं? हम आपका झूला रोक सकते हैं? अच्छा चले, फिर जरा इधर आ जाएं ताकि कैमरामैन भाई आपको सही से दिखा सकें। अभी आप खुश हैं? वहां से दूर पहाड़ों से गोले नहीं आते? नहीं। खुश हैं आप? जी बहुत खुश। अच्छा, पार्क में खेलती हैं, मजे से एंजॉय करती हैं? जी। अच्छा, तो क्या बनना चाहती हैं बड़े होके? मैं बड़ी होके बनना चाहती हूँ डॉक्टर। कश्मीर बनेगा? पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। शाबाश। आए आगे चलते हैं, थोड़े से बच्चों से और बात करते हैं। यहाँ पे बड़े प्यारे प्यारे बच्चे खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? दिलदार। अच्छा, आप कितने साल के हैं? 11 साल के हैं। और आप पढ़ते हैं? यस। स्कूल में पढ़ते हैं? यस। अच्छा, इस पार्क से खुश हैं आप?
अच्छा, और बाकी चीजों से भी खुश हैं यहाँ पे जो स्कूल बनाए गए हैं? यस। तो मुझे ये बताएं कि यहाँ पर पहले जरा वो दूर पहाड़ों से कोई गोले वोले आते थे, अभी नहीं आते, नो। तो अभी आप खुश हैं? यस। चले, यहाँ पर बच्चे बहुत खुश हैं और यहाँ पे एक जिंदगी का, भरपूर जिंदगी का जो है यहाँ पर एक तासुर मिल रहा है। तो इन बच्चों से हम मजीद भी बात करते हैं। ये और भी प्यारी प्यारी बच्चियां हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? तमन्ना। तमन्ना, बड़ा प्यारा नाम है आपका, तमन्ना। अच्छा तमन्ना, मुझे ये बताएं कितने साल की हैं आप? 9 साल। 9 साल की। तमन्ना पढ़ती हैं? अच्छा, तो यहाँ पे स्कूल आपको पसंद है? अच्छा, और यहाँ जो बाकी चीजें हुई हैं, पार्क बने हैं, बाकी अच्छी अच्छी चीजें हुई हैं, वो भी आपको पसंद है? अच्छा, मुझे ये बताएं, मुझे कौन सी बच्ची बताएगी कि यहाँ पर वो सामने पहाड़ों से आते थे गोले, तो आप लोग घबराते तो होंगे? घबराते थे ना? यस। डर लगता था? यस। तो अभी सुकून हो गया है? यस। अभी ठीक हो गई है? अभी आप खुश हैं? हाँ। अच्छा, ये कुछ मकामी लोग यहाँ पर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे ज़रा बात करते हैं, जानते हैं कि जो सीज फायर की इस वक्त मुआहिदा हुआ है, जंग बंदी हुई है, उससे ये लोग कितने मुतमईन हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है भाई साहब? अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद साहब, ये जो अभी यहाँ पे जंग बंदी हुई है, जो पहले ऊपर से गोले चलते थे, गोलियां चलती थी, वो भी बंद हुई है, 2 महीने हो गए हैं, तो आप मुतमईन हैं? हम बहुत खुश हैं, अल्लाह का शुक्र है कि खैरबंदी है, हम महफूज हो गए हैं लोग। अच्छा, ये मैं आपको बात बता दूं कि ये वो फैमिलीज हैं कि जो कि सीज फायर वायलेशंस की विक्टिम्स हैं, यानी कि ये मुतासरा फैमिलीज हैं, ये जो पिछले कुछ अरसे से यहाँ से मुसलसल भारत की तरफ से सीज फायर की खिलाफ वर्जियाँ होती थी, तो ये फैमिलीज विक्टिम फैमिलीज हैं। तो आप किस तरह क्या शिकार हुए, किस तरह शिकार हुए, क्या मुतासरा है आपकी फैमिली में? हम उधर घर में थे, तो जब भी फैर होता है हमारे घरों पर होते हैं, गोले बरसते हैं, छोटा फैर भी, और वहाँ जख्मी होते हैं, मकान हमारे तबाह हो गए हैं बिल्कुल। तो बस आजकल अल्लाह का शुक्र है, हम अंदर बाहर बाजार में, स्कूलों में आराम से बच्चे हमारे जा सकते हैं, और हम भी चलते फिरते हैं खुले फजा में। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, आपका नाम क्या? फ़हीम डार। आप भी विक्टिम फैमिली, मुतासरा फैमिली हैं? जी सर। आपकी फैमिली के साथ क्या हुआ? मेरी फैमिली के साथ मेरी वालदा शहीद हो गई है और मेरा भतीजा वो भी ज़ख्मी हो गया है और बहुत मुतासर हो गए हैं। आपके साथ ताज़ियत है, आपके साथ पूरी हमदर्दी है। ये कोई आसान बात नहीं है इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त करना। आप तो फिर ज़्यादा सुकून तो खैर नहीं कहना चाहिए, लेकिन आपको ज़रा बेहतरी तो हालात में फिर महसूस हो रही होगी। फिर भी इंशाल्लाह और की है बेहतरी हो रही है, और खुशी से फिर रहे हैं, फिर खुशी से चल रहे हैं, हर किसी से हंस खेल रहे हैं। तो जब फैर होता था तो खाना खाना भी नसीब नहीं होता था सर। और अभी भारत के साथ बातचीत की भी बातें चल रही हैं कि ताल्लुकात बेहतर कराएंगे, तो आप क्या समझते हैं? आप तो कश्मीरी हैं, पाकिस्तानी हैं, बिल्कुल उस इलाके में बैठे हैं कि जहाँ से जंग जो है कभी भी शुरू हो सकती है, तो आप क्या कहते हैं कि अमन होना चाहिए, दोनों के दरमियान बातचीत होनी चाहिए? बिल्कुल अमन होना चाहिए, क्योंकि वो मुकफ़्फ़ज़ कश्मीर में हमारे भाई हैं, उनको भी उनके लिए अमन होना चाहिए, जो आज़ाद में उनके लिए अमन होना चाहिए सर। ये छोटा बच्चा जख्मी हुआ था? ये जख्मी हुआ था, इसका ये जो है ना पूरा ये ट्रक काटा हुआ है, ये पेट वगैरह। तो मकान भी हमारे डैमेज हुए हैं फायरिंग के दौरान, और बच्चे भी बहुत जख्मी हुए हैं, और खाने पीने के लिए भी बड़ा फायरिंग में जो है ना मुतासर रहे हैं। स्कूल के बच्चे भी बहुत डैमेज हुए हैं। तो आज अल्लाह का शुक्र है, ये खैरबंदी है और बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, तो हम भी थोड़ा बेहतर हैं। तो इसलिए हाँ, ये बच्चा इसका ऑपरेशन हुआ है। दिखा सकते हैं बच्चा? ये तो बहुत दर्दनाक सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम क्या भाई साहब? यूनुस। तो आप मुतमईन हैं जो भी 2 महीने से यहाँ पर जो जंग बंदी हुई है, सीज फायर हुआ है? मुतमईन, लेकिन हमारी साइड बेट में नजदीक गाँव में, और मैं सारी जिंदगी मदीने में रहा हूँ, उधर फालिश पड़े मुझे। लेकिन आप हैं इसी इलाके के? इसी में थोड़े दूर हूँ। तो आप मुतमईन हैं कि इस इलाके में जंग बंदी हो गई है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, वो भाई जो उस तरफ बैठे हैं इनसे जरा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, आपका नाम क्या है भाई साहब? मोहम्मद नईम। आपकी भी मुतासरा फैमिली है? मैं खुद हूँ। आप खुद मुतासरा हैं? शैल लगे थे, गोले के। तो अभी आप बेहतर हैं? बेहतर हूँ। ये कब आपको, शायद कौन से साल में, कौन से? ये कम से कम 2020।
पिछले साल में? हाँ पिछले साल। तो आप तो फिर जब खुद बराह रास्त मुतासरा हैं, तो आप क्या कहते हैं जो 2 महीने से यहाँ जंग बंदी हुई है, सीज बड़े खुश हैं बस, अल्लाह खुश हैं? हाँ खुश हैं, खैर बंदी हो तो घर बार आपका खैरियत से? सब ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है भाई साहब? अब्दुल सुभान। अब्दुल सुभान साहब, आप भी मुतासरा फैमिली हैं, तो किस तरह मुतासर हुई आपकी फैमिली? वे जब दुश्मन के गोलाबारी तो वो गोला लगा मकान के ऊपर, तो वो वालिद साहब भी और वालदा साहब भी, 2 बच्चे और भी से वो जगह पर ख़त्म हो गए थे, शहीद हो गई आपकी? शहीद हो गए थे। आपकी फैमिली भी शहीद हुई है? सब है। मेरे 3 बच्चे शहीद, आपके 3 बच्चे शहीद हुए हैं? एक बच्चा। ये तो बहुत जुल्म है, बहुत बड़ा जुल्म है। आपकी फैमिली में कौन है अब? अभी छोटा सा बच्चा करेगा। छोटे बच्चे आपकी फैमिली में भी? बस सिर्फ 5 बच्चे रहे और कुछ भी नहीं। बाकी सारी फैमिली आपकी शहीद हो गई इसी गोलाबारी में? गोलाबारी से। आप समझते हैं कि पहले हो जाना चाहिए था ये मुआहदा, ये जंग बंदी, ये सीज फायर पहले हो जाता? ये सीफायर 2-3 महीने पहले हो गया था, तो साल पहले हो गया था, फिर भी कोई नहीं था। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आज भी अमन सुकून है। अभी मेरे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर हजीरा यासिर रियाज साहब। अस्सलाम वालेकुम यासिर साहब। वालेकुम सलाम। एक तो ये बताएं कि ये जो सीज फायर का मुआहदा हुआ है, तो यहाँ पे लोगों में जिंदगियों में कोई तब्दीली आई है, कोई बेहतरी आई है? जी बिल्कुल, लोगों की जिंदगियों में अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी शिफ्ट आई है, पॉजिटिव शिफ्ट आई है। और उसकी वजह ये है कि मोबिलिटी जो है वो बड़ी इजी हो गई है लोगों के लिए। पहले यहाँ पे ये होता था कि अक्सर जो है वो फायर चलता रहता था, और अगर आप कभी फायर के दौरान यहाँ पे आते तो आपको अंदाजा होता कि इट्स लाइक एन एक्टिव वार जोन, और पीपल जस्ट कुडंट मूव अबाउट। बच्चों के लिए स्कूल जाना बड़ा मसला था, रोड्स बंद हो जाया करती थी, इंफ्रास्ट्रक्चर्स के हमारे जो प्रोग्राम थे गवर्नमेंट लेवल पे वो डिस्टर्ब थे। यहाँ पे अक्सर ऐसा हुआ है कि कंट्रैक्टर्स काम कर रहे थे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे, तो उन पे फायर हुआ, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की मुख्तलिफ गाड़ियों पे फायर हुआ, यहाँ तक कि यूएन ऑब्जर्वर्स की टीम पर भी फायर हुआ। एग्जैक्टली उन पे भी फायर हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया एसी हजेरा हमसे बात करने के लिए। अब मजीद चलते हैं, जरा कुछ और लोगों से बात करते हैं जो विक्टिम फैमिलीज हैं। जरा घरों में जाके लोगों से बात करते हैं कि घरों में भी कितने पुरसुकून हैं, मुतमईन हैं, खुश हैं। इस वक्त ये इलाके की कुछ खवातीन मेरे पास मौजूद हैं, इनसे जरा बात करते हैं कि इस इलाके में खवातीन सीज फायर के मुआहदे की वजह से मुतमईन हैं कि नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम तस्मीना साहिब। वालेकुम सलाम। ये जो जंग बंदी हुई है, जो सीज फायर हुआ है पिछले 2 महीने से, आप मुतमईन हैं इससे? जी हाँ, बिल्कुल मुतमईन हैं। पहले यहाँ पे काफी गोलाबारी होती? बहुत तो होती थी, बहुत ज्यादा। ये आपके बच्चे हैं? बहुत बच्चे बहुत डरते थे, बहुत होती थी। अब सुकून में हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल सुकून में हैं। तो क्या कहती हैं आपकी, जरा पहले हो जाता ये मुआहिदा बेहतर होता? जी। खवातीन की जिंदगियाँ किस तरह बेहतर हुई हैं ये मुआहिदा होने के बाद? बस खौफ खत्म हो गया है थोड़ा दिल से, तो बच्चे भी सुकून से रह रहे हैं। स्कूल में जाते थे, बड़ी प्रॉब्लम होती थी, हर वक्त डर लग रहा था? हर वक्त डर लगता था, माँ बाप को फिक्र होती थी बच्चों की। बस ठीक है। ये एक और खातून भी हमारे साथ मौजूद हैं, ये बता रही थी कि इनका घर जो है वो टूटा है गोलाबारी से। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। पोस्ट ने सामने आस खाकी के सामने तले नीचे आस नीचे है। पोस्ट के साथ ही आपका नीचे घर था? हाँ, घर मेरा घर बटल है। बटल ने साथ उसने गोलीबारी की थी, तो वो नीचे लगा गोला तो पूरी आ जाता है, उसने कंधा फाड़ देती है। आपकी अपील है गवर्नमेंट से कि घर कम से कम आपका बनवा कर दे? हाँ, बनवा के दे मैं गरीब बंदा है, जान गरीब बंदा। एक तो एक जान गरीब बंदा, मैं 2 जाना गरीब बंदा है, मेरा कोई साथ नहीं, यही की अल्लाह।
अभी मैं आपको यहाँ ऊपर लेके चलती हूँ। जो कुछ घर हैं जो कि तबाह हुए हैं, जिनको नुकसान पहुंचा है भारतीय फायरिंग से, भारतीय शालिंग से, गोलाबारी से। ये आप देख सकते हैं कि एक मासूम पाकिस्तानी कश्मीरी का ये घर है जो कि मोटर शेलों से, गोलाबारी से, फायरिंग से जो है ये घर जो है तबाह बर्बाद हुआ है। इस घर का जो नुकसान हुआ है ये आप देख सकते हैं कि लोगों की जानें जाती हैं, लोग शहीद होते हैं, लोग जख्मी होते हैं, खवातीन बच्चे उनकी शहादतें हुई हैं, खवातीन बच्चे शहीद हुए हैं, जख्मी हुए हैं, माजूर हुए हैं। अभी इस घर के अंदर आपको लेके चलते हैं। आप देख सकते हैं ये दरवाजे तक पर जो है, मेरे कैमरामैन मसूद साहब अगर आपको दिखा सकें तो ये देखिए दरवाजे पर भी जो है ये गोलियों के और शैलों के, और ये पूरा घर जो है मोटर गोलों से और शेलिंग से जो है वो नुकसान इसको पहुंचा हुआ है, तबाह हुआ हुआ है ये घर। अंदर चलते हैं। यहाँ पर कुछ खवातीन जो है मौजूद हैं जो कि इस घर की मालिक हैं, इनसे जरा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? हनीफा बीबी। हनीफा बीबी, आपका नाम क्या है? आसिया बेगम। आसिया बेगम। हनीफा बीबी, ये आपके घर को नुकसान कब पहुंचा है? ये दो साल हो गए इसमें नुकसान पहुंचे हैं। 2 साल हो गए हैं। तो यहाँ पर मुसलसल गोलाबारी होती थी, शेलिंग होती थी, आपके घर को भी नुकसान पहुंचा। खुदा ना खास्ता कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ? मवेशी मरे, उनका जानी नुकसान नहीं हुआ है। मवेशी, माल मवेशी आपके जो है वो, कारोबार जो है वो आपका तबाह हुआ? कारोबार तबाह, घर तबाह, घर तबाह, जमीनें भी आपकी तबाह हुई हैं? जमीनों भी तबाह। तो अभी कह रहे हैं कि भारत के साथ बातचीत करें, भारत के साथ मुज़ाकरात करें, अमन करें भारत के साथ। तो आप क्या कहती हैं, होना चाहिए? होना चाहिए। आसिया बेगम, आप क्या कहती हैं? ये जो अभी सीज फायर किया है, जंग बंदी की है, आप मुतमईन हैं इससे? हाँ, बहुत अच्छी बात है। पहले बड़ी परेशानी होती थी, बच्चे डिस्टर्ब होते। तीनों वाला मकान है, गुआंढी भी रहने रह जाता है। जिसला गोलाबारी रहे ना तो अगे पीछे जान ही ना होना, फिर मारने इतना गोली असा किधर जाना, जिथे जिथे होने बस उथे। बहुत बच्चे डिस्टर्ब थे, हम भी डिस्टर्ब थे, मकान भी तबाह हो गया है, बहुत बड़ा मसला था। हर वक्त खुद को गैर महफूज आप लोग महसूस करते होंगे? महसूस करते थे। घर के अंदर भी आप लोगों को हिफाजत का एहसास नहीं होता था। 24 घर परेशान रहते थे, हर वक्त परेशान रहते थे। चलें, शुक्रिया। कुछ मजीद खवातीन से भी आपकी बात करवाते हैं। ये मजीद कुछ खवातीन के पास में आई हूँ, इनसे जरा पूछते हैं कि खवातीन कितनी मुतमईन हैं, क्योंकि खवातीन ने इस इंसानी अलमिये में, इस इंसानी बहरान में, इस इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी में बहुत जो है नुकसान बर्दाश्त किया है, बहुत तकलीफें बर्दाश्त की हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? इम्तियाज। तो साहिबा क्या करती हैं आप? मैंने मास्टर्स किया साइकोलॉजी में, MS कर रही हूँ अब। माशाल्लाह, अच्छी खासी पढ़ी लिखी हैं आप। सो ये सीज फायर हुआ है, यहाँ पर जंग बंदी हुई है, अभी 2 महीने हो गए हैं, आप मुतमईन हैं इससे? मुतमईन हूँ, लेकिन अगर ये परमानेंट सोल्यूशन हो तो, अगर टेम्परेरी सोल्यूशन हो तो फिर तो ज़ाहिर कोई भी मुतमईन नहीं होता इस चीज़ से। आपको खौफ है कि ये टेम्परेरी हो? ऐसा लगता है, पहले भी ऐसा होता रहा है, पहले भी सीज फायर होती रही है, फिर दोबारा से फिर स्टार्ट हो जाता रहा है, तो मे भी। आपके घरों में खुदा न खास्ता कोई नुकसान तो नहीं हुआ? बहुत दफा हुआ है। अभी आप आगे चलेंगे तो वहाँ पे हमारा घर, तो वहाँ पे हुआ है, ये तो गोल मतलब किस तरह फायरिंग हुई थी, तो काफी ज्यादा मतलब कि पीछे से घर भी मुतासर हुआ था, जो उसका छत है वो भी बहुत ज्यादा मतलब कि हुआ था। लेकिन यह है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन मतलब माली तो नुकसान होता ही है। आप बताएं कि आप मुतमईन हैं, पुरसुकून हैं, खुश हैं ये जो जंग बंदी हुई? जी बहुत खुश हैं, मुतमईन हैं, क्योंकि बहुत मुतासर थे हम। बच्चे स्कूल जाते थे, वापस कोई पता नहीं वापस आएंगे या नहीं आएंगे, तो इसलिए अब हम बहुत मुतमईन हैं, खुश हैं। बच्चे आराम से स्कूल जाते हैं, वापस आते हैं, तो बहुत खुश हैं आप। तो आप जरा मुझे बताएं कि आपके लिए क्या फर्क पड़ा है, आपने क्या पिछले 2 महीनों में फर्क महसूस किया है सीज फायर की वजह से? सीज फायर की वजह से यही है कि हम घरों से इजीली बाहर निकल सकते हैं, स्कूल कॉलेजेस बच्चे जा सकते हैं, मस्जिदों में बच्चों को भेजते हैं, तो इसलिए हम काफ़ी कंफर्टेबल है मतलब इन 2 मंथ में। तो इससे पहले तो मैं ज़रा बहुत टेंशन होती थी बाहर जाना, हम कॉलेजेस में ज़रा जाते हैं, पढ़ते हैं, तो इसलिए काफ़ी अब बहुत हम कंफर्टेबल फील करते हैं। आपसे मैं पूछना चाहूंगी, कितना मुश्किल होता है कि आपका घर हो, आप वहीं पे पैदा हुए हैं, आप उस घर को छोड़ के भी नहीं जा सकते, उस घर के साथ जाहिर है आपकी एक जड़ें वहाँ पे हैं, लेकिन फिर इस किस्म का जान का वहाँ पे खतरा हो, तो कितना मुश्किल होता है ये सब कुछ? ज़रा बहुत मुश्किल होता है। ज़रा हम लोग जहाँ पे रहे, बचपन हम लोग ने गुजारा है, हमारे माँ बाप सारे, फिर वहाँ से हम लोग छोड़ भी नहीं सकते। हमारे पेरेंट्स जो होते हैं उन्होंने अपनी सारी मतलब मेहनत की हुई होती है इस जगह पे, तो नहीं छोड़ सकते, हम लोग नहीं जा सकते कहीं भी ऐसे। अभी जिंदगी थोड़ी आसान हुई? अल्हम्दुलिल्लाह आसान है। अभी 2 मंथ से मतलब इजीली रह रहे हैं, आगे पीछे बाहर निकल जाते हैं, बच्चे बाहर खेलते जाते हैं, लेकिन पहले तो बहुत मुश्किल था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह दुआ है कि ये मतलब परमानेंट सोल्यूशन हो जाए इस चीज़ का, कि फायरिंग ना हो।
ابھی آج کل باتیں چل رہی ہیں کہ بھارت کے ساتھ مذاکرات کریں, بھارت کے ساتھ امن کریں, مستقل امن کریں. نہیں, مستقل امن تو نہیں ہو سکتا. ذرا وہ دشمن ہے, وہ کبھی بھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ان کا. اپنی تو ہم لوگ بہت کچھ کہہ سکتے ہیں. ذرا ہم مسلم سے ہماری ایک ہی زبان ہے, لیکن وہ تو دشمن ہے, کافر ہے, ہم لوگ کچھ بھی نہیں ان کا کہہ سکتے. آپ بتائیں کہ آپ کو کچھ آسانی محسوس ہوئی ہے یہ جو ابھی 2 مہینے سے سیز فائر ہوا ہے یہاں؟ جی ہاں, بہت آسانی محسوس ہوئی ہے, کیونکہ میں ایک اسکول ٹیچر ہوں, اسکول میں پڑھاتی ہوں. تو مطلب 2 مہینے سے ایک ماہ اسکول لگا ہے, لیکن جو اسکول لگا ہے بچے بہت خوش تھے. بالکل ان میں مطلب خوف و ہراس نہیں تھا. جب فائرنگ ہوتی تھی تو اگر اسکول اوپن ہو تو قیامت خیز منظر ہوتا تھا. بچوں کی دیکھنے کی حالت جو تھی نا قابل تھی کہ کیا حال ہے ان کا. اتنے سہم جاتے تھے, ڈر, چیخ و پکار. مطلب کوئی ہمارے کالجز وغیرہ میں کوئی مورچے وغیرہ نہیں ہوتے تھے کہ ہم بچوں کو وہاں پہ لے کے جائیں, یا کچھ اسی طرح کمروں میں ہی لے کے جاتے تھے. ہماری آنکھوں کے سامنے آ کے گولے لگتے تھے. یہاں پہ جتنی خواتین سے میری بات ہوئی ہے ماشاءاللہ پڑھی لکھی ہیں, بڑی باشعور خواتین ہیں, سمجھتی ہیں, اور ان کو یہی خطرہ ہے کہ پتہ نہیں یہ جو سیز فائر ہوا ہے یہ ابھی عارضی طور پہ ہے یا مستقل چلنا ہے. آپ کو بھی ایسا ہی لگتا ہے؟ آپ تو ٹیچر ہیں. جی ہاں, مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے عارضی طور پہ ہوا ہے, کیونکہ اس سے پہلے بھی بہت بار ایسا ہوا تھا. جب کارگل کی جنگ ہوئی تھی تب بھی یہاں پہ اتنے حالات تھے خراب کہ کوئی پتہ نہیں تھا کہ کیا ہو جائے گا. تو اس کے بعد دیکھیں کافی عرصہ پھر امن رہا. مطلب ہم لوگ بہت آگے پیچھے گھومتے رہے, مطلب سکون سے زندگی بسر کرتے رہے. لیکن پھر اچانک سے ایسا ہوا, لیکن پھر یقین نہیں ہے کہ کیا ہوگا. مجھے تو لگتا ہے جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوتا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. آپ سمجھتی ہیں مسئلہ کشمیر حل ہو سکتا ہے؟ اگر کریں تو ہو سکتا ہے, تو اگر پولیٹیکل مطلب اس پہ کرنا چاہیں تو ہو بھی سکتا ہے. اگر اس مسئلہ کشمیر کو سیاستدان حل کرنا چاہیں تو انشاءاللہ ضرور ہوگا. ابھی وہ سیاستدان کوشش کر رہے ہیں نا, وہ کہتے ہیں بھارت کے ساتھ بات چیت کریں, بھارت کے ساتھ تجارت کھول دیں تو کشمیر حل ہو جائے گا. تو بہت اچھی بات ہے. لیکن کم ڈیوریشن کے لیے کرتے ہیں نا, تھوڑی ڈیوریشن کے لیے کرتے ہیں, پھر چھوڑ دیتے ہیں اس چیز کو. ہر ایک ملک کا اپنا اپنا ایک مفاد ہے. پاکستان کا اپنا مفاد ہے اس چیز کو لے کے, تو اب انڈیا کا اپنا مفاد ہے. وہ جب اپنا مفاد دیکھتے ہیں تب سٹارٹ کرتے ہیں, جب اپنا مفاد نہیں دیکھتے پھر ختم کر دیتے ہیں بات کوئی. تو ظاہر کشمیر کے لیے کوئی نہیں سوچتا. یہاں پہ اتنا بڑا گاؤں ہے, آپ دیکھ لیں, یہاں پہ کوئی ٹرامیٹک سینٹر بھی نہیں ہے, مطلب کہ ٹراما سینٹر بھی نہیں ہے یہاں پہ. اس کے علاوہ یہاں پہ جب فائرنگ ہوتی تھی لوگوں کو لے کے جانے کے لیے مطلب کافی دور, جیسے کوٹلی لے کے جائیں, وہ جاتے جاتے ہی ان لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی تھی. اس کے علاوہ یہاں پہ کوئی اچھے اسکولز بھی نہیں ہیں. اس کے علاوہ ایمبولینس کا مسئلہ, یہاں پہ ایمبولینس نہیں ہے, یہاں پہ کوئی ایک ایمبولینس بھی نہیں ہے کہ جس سے مطلب لے کے جائیں. ہر بندہ اگر یہاں پہ فائرنگ وغیرہ ہوتی ہے نا, تو کچھ ہوتا تھا پہلے بھی, تو لوگ انجرڈ ہوتے تھے کچھ, وہ لوگ خود اپنا مطلب اپنی ٹرانسپورٹ کے ذریعے لے کے جاتے تھے. یہاں پہ کوئی ایمبولینس نہیں ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے دی گئی ہو. گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ٹراما سینٹر بھی نہیں ہے یہاں پہ. مطلب کہ یہ سارے ایشوز تو ہے ہی ہیں یہاں پہ. اگر گورنمنٹ حفاظتی مورچے بھی نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے کہ مطلب بندہ اگر فائرنگ وغیرہ ہو تو کچھ. اچھا, ابھی شاید کہہ رہے تھے کہ بنائے جا رہے ہیں یہاں پہ حفاظتی مورچے, تو گھروں میں نہیں بنائے جا رہے؟ نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. کہیں آپ کو اگر ہو تو ہم دکھائیں نا آپ کو. اور اگر لوگ بناتے بھی ہیں نا, وہ اپنے اون پہ بناتے ہیں, اپنا مطلب اپنا لگا کے پیسہ بناتے ہیں. کوئی گورنمنٹ کی طرف سے یہ سپورٹ نہیں ملتی ہے ان کو. یعنی کہ گھروں کے ساتھ ساتھ الگ الگ انفرادی مورچے بھی نہیں ہیں اور کوئی اجتماعی مورچے بھی نہیں بنائے. جن لوگوں نے بنائے بھی ہیں ان لوگوں نے خود بنائے ہوئے, اپنے اون پہ بنائے ہوئے ہیں. گورنمنٹ نے ان کو بنا کے نہیں دیے ہوئے. گورنمنٹ سے مطالبہ ہے کہ مورچے بنا کر دیں. اس کا ٹراما سینٹر ایک ہونا چاہیے. اب ہم تو نہیں کہہ سکتے یہ پرماننٹ ہوا ہے, تو ظاہر ہے یہ چیزیں تو ضروری ہیں. اتنا بڑا گاؤں ہے, آپ دیکھ لیں, اس گاؤں کے لیے ضروری تو ہے یہ سب چیزیں. اچھا, ایک تو یہ سول انتظامیہ کے گورنمنٹ کے کرنے کے کام ہیں آزاد کشمیر کے, کچھ پاک آرمی بھی یہاں پہ کام کر رہی ہے, ان کاموں سے آپ مطمئن ہیں؟ نہیں, وہ تو چلے اچھے ہیں, مطلب کہ ان کی طرف سے ایک ہے صحیح ہے, لیکن یہ ہے کہ صحیح مطلب ہونا چاہیے نا کہ جس طرح ایک فیسلٹیز دینی چاہیے ویسے تو نہیں ہے. اصل کام تو انتظامیہ کا ہے, اصل کام تو حکومت کا ہے. ایک ایمبولینس بھی نہیں ہے, مطلب آپ سوچیں ایمبولینس پہ کتنا کوئی خرچہ آ جاتا ہوگا, لیکن پھر بھی وہ بھی نہیں ہے یہاں پہ لوگوں کے لیے. ابھی بات چیت ہو رہی ہے کہ جی بھارت کے ساتھ بات کریں, مذاکرات کریں, امن کریں. وہ کہتے ہیں کہ جی مسئلہ کشمیر تو اگر حل کرنا چاہیں تو ہو جائے گا. تو آپ کیا کہتی ہیں کہ بھارت کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے اور پہلے تجارت کھول دیں, کیونکہ اس پار بھی تو ہمارے بھائی ہیں, اور پھر مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا, یا پہلے مسئلے کو حل کریں؟ پہلے مسئلے کو حل کریں. تجارت نہیں قبول آپ کو؟ تجارت نہیں قبول, کیونکہ مسئلہ حل ہوگا تو تجارت آٹومیٹیکلی کھل ہی جائے گی. مسئلہ ہی حل ہوگا تو تجارت کھول گئے تو پھر کیا فائدہ, پھر تو بات چلے گی. ڈفرینٹ اوپینین ہے. تجارت کریں گے ظاہر ملک کو مطلب کہ فائدہ ہوگا اس چیز کا, ٹھیک ہے ہونی چاہیے تجارت بھی, لیکن اس چیز کا بھی پرماننٹ سولوشن ہونا چاہیے, مسٹ ہونا چاہیے. یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اپنے فائدے کے لیے ٹھیک ہے تجارت بھی کھول دیں تو صحیح ہے, اور اپنا جب فائدہ ختم ہوگا تو یہ چیز بھی ختم کر دیں. یہ چیز نہیں کم از کم کرنی چاہیے. آپ لوگ کیا کہتی ہیں کہ بھارت کے ساتھ تجارت پہلے کھولیں یا پہلے کشمیر حل کریں؟ پہلے کشمیر حل کریں. مسئلہ کے بعد تجارت وغیرہ سب کچھ, پہلے مسئلہ کشمیر, ہاں پھر تجارت بھی ہوگی. مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر تجارت نہیں منظور.
یہ خواتین کی بات تو آپ نے سنی, انتہائی تکلیف میں ہیں, نقصان برداشت کرتی ہیں. اس یہاں پر جو سہولیات انہیں حکومت کی طرف سے نہیں دی گئیں, وہ سہولیات کا بھی ذکر کر رہی ہیں, حکومت سے مطالبہ کر رہی ہیں, لیکن ساتھ ساتھ اپنی دھرتی کے لیے, اپنی زمین کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے جو درد ہے ان کے دلوں میں, اس کا بھی وہ اظہار کر رہی تھی. کچھ مزید اس علاقے کی صورتحال بھی آپ کو بتاتے ہیں. السلام علیکم بھائی صاحب. وعلیکم السلام. آپ کا نام کیا ہے؟ کریم داد. اچھا کریم داد بھائی, یہ بتائیں کہ ابھی سیز فائر ہوا ہے 2 مہینے سے, تو چیزیں کچھ بہتر ہوئی ہیں؟ بہتر ہے. ہمارے بال یار ہمارے علاقے میں تھوڑا سکون ہے. فائرنگ سے پہلے کہ ہم پریشانی کیونکہ میں نے بتایا کہ جب بھی فائرنگ ہوتی تھی نا, تو صبح جب اٹھتے تھے نا ہم کاروبار کی نیت سے, کسی بھی کام کے کاج کے لحاظ سے گھر سے نکلتے تھے نا, ہمیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ ہمیں سے کون شام کو گھر واپس آئے گا یا نہیں آئے گا, ہم سے کون بندہ شام کو ہوگا یا نہیں ہوگا, یہاں تک تھا. یعنی پریشان. یہ وہ بیٹی کا بتا رہی تھی نا, ابھی بھی بچہ کو پٹاخا تو وہ کسی کا ابو گولا ایسی. تو ابھی سکون ہے, پچھلے 2 مہینے سے سکون ہے, لیکن اگر یہ سکون عارضی ہے نا, مجھے نہیں یقین کہ یہ اتنا لمبا عرصے تک رہی ہے. کیونکہ یہ ایسا کیوں یہ جو مکار انڈیا ہے نا, یہ ایک تو کافر ہوتے, کافر سے بھی بدتر ہے. ہندو جو ہے نا, اس کو کبھی بھی یہ مسلمانوں کا دشمن ہے, یہ جانی دشمن ہے. یہودی بھی ہیں, نصارہ بھی ہیں, لیکن میں کہتا ہوں یہ ان سب سے یہ اوپر یہ ہے. تو ابھی انسانیت کا کوئی خیال نہیں ہے اس کو. یہ بات تو آپ کی درست ہے. تو ابھی بات کر رہے ہیں کہ جی مذاکرات کریں, بھارت کے ساتھ بات چیت کریں, بھارت کے ساتھ, تو چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. نہیں, بات چیت ہو تو یہ سب سے بہتر ہے. ٹیبل ٹاک جب ہوتی ہے تو سب بہتر کو رزلٹ نکلتا ہے, لیکن یہ مانتا نہیں ہے. یہ کہتے ہیں نا کہ بھارت دھوکہ دیتا ہے, ہمیشہ دھوکہ دیا. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں نا, سن 1931 سے یہ تو پرانی ہے, یہ تقریباً 65 سے لے کے بعد وہی شروع کر 47 کے بعد جتنی بھی تاریخ اٹھا کے دیکھیں, کتنی جگہوں پہ اس نے مکار نامہ کیا ہے, ہیرا پھیری, یعنی کبھی بھی ایک بات پہ ٹھہرا نہیں ہے. تو کہتے ہیں نا کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے, ان کے ساتھ وہی اشرتا بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں نا, مرنا تو ایک دفعہ ہے نا, انسان جب پیدا ہوا تو مرنا ایک دفعہ ہے. تو کیوں نہ ایسی موت مرے جو ہمیشہ کے لیے زندہ ہو. اس دشمن کے ساتھ لڑتے ہوئے ہم شہید ہو جائیں تو وہ سب سے بہتر ہے کہ اس مکار سے ہماری جان چھوٹے. یہ تو ایک بڑی جنریشن ہے جس نے ایک بڑے عرصہ گزارا ہے, بڑی دہائیاں گزاری ہیں, اور اس کی ایک سوچ ہے. آپ ذرا نوجوان جنریشن میں سے ہیں, آپ کی سوچ کیا ہے کہ کیا ہونا چاہیے, اور خاص طور پہ جو یہ سیز فائر ہوا ہے, یہ بہتر ہے؟ وقتی طور پر تو یہ بہتر ہے, ٹیمپرری تو چلو ٹھیک ہے, لیکن پرماننٹ سولوشن پہ جانا چاہیے, اور پرماننٹ سولوشن ود کشمیریز پیپل کو آن بول رہے کہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور ابھی یہ فائرنگ ہے, اس کے والے سے آپ کافی باتیں کر رہی تھی, وہ میں بتا دیتا ہوں. میں 9th کلاس میں تھا, اسکول میں تھا, میرے ساتھ جو دوسرا جو لڑکا بیٹھا ہوا تھا, اس کو یہاں پہ سامنے گولا لگا, واٹر شیل لگا, اور یہاں پہ اس کو گولا لگا, اور یہاں سے ٹکڑا اس کے اندر گیا. ابھی تک وہ سٹل اندر ہے, بالکل ہارٹ کے پاس تھا. انہوں نے ڈاکٹر نے آپریشن نہیں کیا. تو مطلب کہ ایسے ماحول میں ہم لوگ رہے ہیں, ایسے ماحول میں ہم لوگ پڑے. تو ابھی سعودی عرب میں تھا میں, تو ہمارے گھر پہ گولا لگا. مجھے بھائی نے فون کر کے بولا کہ اس طرح گھر گولا لگ گیا. میں نے سوچا شاید کہ گھر والے سارے رخصت ہو گئے. ٹھیک ہے, اللہ کی طرف سے بچت ہوگی. تو مطلب کہ ہمارا باہر بھی رہے, 7 ایئر میں الیکٹریکل انجینئر سعودی عرب رہا ہوں, ابھی واپسی ہے فلائٹس کی وجہ سے. لیکن ہمارے ذہن پہ ہر وقت جو اس کا افیکٹ تھا وہ ایسے رہے. ٹھیک ہے. تو دوسرا ہم آتے ہیں یہاں پہ فیسلٹیز کی طرف سے, گورنمنٹ کی طرف سے یا آرمی کی طرف یا کسی کی طرف سے فیسلٹیز ہمیں کیا ہے, کوئی ٹراما سینٹر نہیں, ایون کہ ایک ایمبولینس نہیں ہے یہاں پہ, اور مینی لائف راستے میں جاتے جاتے پاس ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. کوئی ہاسپٹل نہیں, کچھ نہیں ہے یہاں پہ, ایون کہ ایک پٹی کی سہولت نہیں ہے. یہ حکومت کو سننا چاہیے, آزاد کشمیر کی حکومت کو, کہ یہاں پہ لوگوں کو فیسلٹیز دیں. یہ LOC کے بالکل پاس ہیں, وہ اپنی زبانی بتا رہے ہیں کہ یہاں پر وہ گولہ باری برداشت کرتے ہیں, تو ظاہر ہے یہاں پہ میڈیکل کے فیسلٹیز تو ہونی. ہم چونکہ LOC پر بسنے والے جو لوگ ہیں, ہم انشاءاللہ وقتی جو سیز فائر جو ہوا ہے اسے تو قبول کرتے ہیں. یہ ہمارے لیے بہت بہتر ہے, چونکہ ہمارے کاروبار ختم ہو گئے تھے, ہمارے مال مویشی
हमारी हर तरह की जो मामलात थे वो बिल्कुल ठप होके रह गए थे। और हमने ये एक बड़ा अरसा जो है ना वो ये स्ट्रगल जो हमने जो बर्दाश्त की है, ये जदोजहद करके हमने यहाँ तक पहुंचे हैं कि हम यहाँ से भागे नहीं हैं। हम ये पाक आर्मी के साथ खड़े रहे हैं और उस वजह से आज पाक आर्मी के भी मराहल बहुत आप हैं, वो हम उनके शाना बशाना खड़े रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस सीज फायर लाइन की वजह से, ये जो वक्ती सीज फायर हुआ है, इससे पहले भी बेशुमार दफा हुए हैं, हम हुकूमत पाकिस्तान और इंटरनेशनल मीडिया को और इंटरनेशनल दुनिया को, जो बैनुल-अक़वामी दुनिया है, उन तक ये मैसेज कन्वे करना चाहते हैं ये कोई सोल्यूशन नहीं है। हम कश्मीरी आज़ादी चाहते हैं, हमें वो हक के खुद अरादियत दिलवाया जाए जिसकी हम डिमांड करते हैं। उसके बाद ही सारे मामलात होंगे कि हम किस तरह जो है ना अपनी जिंदगी में बसर कर सकते हैं, किसके साथ रहना चाहते हैं, क्या हमारी ख्वाहिशात हैं। बहुत अच्छी बात है, बड़ी जबरदस्त आप ये बात कर रहे हैं। आपसे मैं बात जानना चाहूंगी, मैं आपकी तरफ आती हूँ कि सीज फायर के बारे में आप क्या कहते हैं? सीज फायर लाइन को हम वेलकम करते हैं, लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन ये है कि कश्मीर इशू शुड बी सॉल्व्ड फ्रॉम बोथ कंट्रीज, इंडिया एंड पाकिस्तान। और कश्मीर इशू कैसे सॉल्व होगा, क्योंकि अभी बात हो रही है मुज़ाकरात की, तो मुज़ाकरात किस तरीके सॉल्व करना करते हैं? मुज़ाकरात को मुज़ाकरात के जरिए ही सॉल्व होना चाहिए ये इशू, क्योंकि लोग हमने कश्मीरी बहुत कुर्बानियां दे चुके हैं और हम मजीद भी ये कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं। कश्मीर आज़ादी के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन कबूल नहीं करेंगे। कश्मीर पूरे का पूरा कश्मीर आज़ाद होना चाहिए, इसके अलावा हम कोई दूसरा ऑप्शन नहीं कबूल करते। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो कश्मीरी क़यादत है, पाकिस्तान गवर्नमेंट को खुसूसन चाहिए कि उसको पावरफुल करे। पाकिस्तान ऑलरेडी इस मसले को इंटरनेशनल सतह पर लेके जा रहा है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान की बात आलमी दुनिया में कोई ज्यादा सुन नहीं रहा, हमने देख लिया है पिछले अरसे से। तो हम चाहते हैं कि कश्मीरी क़यादत को पावरफुल करके दुनिया में भेजा जाए, ताकि कश्मीर की जो क़यादत है वो अपना मसला खुद जाके बैन-अक़वामी दुनिया में उठाए। दूसरा, सीज फायर लाइन जो है, सीज फायर जो हुआ है, ये आर्जी पहले भी होते रहे, ये हमें आर्जी लगता है। कल जाके फिर इंडिया इसकी वायलेशन करेगा। तो तीसरा हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि हमें चूंकि यहाँ पर फैसिलिटीज जो दी जा रही हैं ये तो हमारा राइट है, हमें मिलनी चाहिए। तो अगर गवर्नमेंट हमें ये चीज़ें फैसिलिटेट कर रही है तो हमें गवर्नमेंट को इन फैसिलिटेशन को बुनियाद बनाकर इस सीज फायर लाइन को परमानेंट सोल्यूशन की तरफ हम इसको नहीं देखना चाहते। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। तो हमारा यही आलमी मीडिया से और जो इस्लामी ममालिक हैं उनसे यही है कि वो इंडिया पर जोर दें, ताकि वो कश्मीर में UN रेजोल्यूशन के मुताबिक कश्मीर के मसले को हल की तरफ लेके जाएं, ताकि और कश्मीरियों की मांगों के मुताबिक इस मसले का हल होना चाहिए। ये काफी इश्यूज इन्होंने बताए हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम के जरिए आजाद कश्मीर की हुकूमत इन इश्यूज को सुन रही है और इन इश्यूज को एड्रेस भी करेगी। ये वो स्कूल है जिसके आपने अभी फुटेज भी देखी कि यहाँ पर 2016-2017 में भारत ने गोलाबारी की, शेलिंग की और इस स्कूल को मुकम्मल तबाह कर दिया। स्कूलों पे, अस्पतालों में, बदतरीन किस्म की जंगों में भी यहाँ पर जो है हमले करना मना होता है, लेकिन भारत ने किसी भी किस्म के इंसानी उसूल या जंगी उसूलों का कोई एहतराम नहीं किया। ये तो शुक्र की बात है कि जब यहाँ पे हमला हुआ तो उस वक्त छुट्टी हो चुकी थी, सिर्फ 15 मिनट पहले स्कूल में छुट्टी हो चुकी थी और 15 मिनट बाद यहाँ पे आके बम गिरे हैं। अच्छा, ये स्कूल में अब जो है आर्मी ने और सिविल इंतजामिया ने बंकर बना दिया है, कम्युनिटी बंकर, कि अगर दोबारा शेलिंग होती है या गोलाबारी होती है तो यहाँ पे आके जो शहरी हैं वो अपनी जान को महफूज बना सकते हैं। तो आगे तो मजीद आपको मैं नहीं लेके जा सकती क्योंकि अंधेरा है अंदर और आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन यहाँ तक कम से कम मैं आपको दिखा सकती हूँ कि ये बंकर की सूरत हाल है और यहाँ पे बाकी लाइट वगैरह का इंतजाम है जस्ट इन केस कि अगर जरूरत पड़े। तो ये एक कम्युनिटी बंकर है, यानी कि इज्तिमाई बंकर है कि यहाँ पर लोग अपनी जानों को महफूज कर सकते हैं। और अभी प्रोग्राम के बिल्कुल आखिर में हम यहाँ पर जो बटल सेक्टर में हजीरा की जगह पर मौजूद हैं, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगी लाइन ऑफ कंट्रोल। ये बिल्कुल सामने जो आप पहाड़ियां देख रहे हैं, पहाड़ देख रहे हैं, ये लाइन ऑफ कंट्रोल का ये बिल्कुल लास्ट एज है पाकिस्तान और भारत के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल का। ऊपर अगर मेरे कैमरा मैन आपको दिखा सके, कुछ आपको लेटर्स लिखे हुए नजर आ रहे होंगे। एक जगह आपको F लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, एक जगह आपको S लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। ये इस किस्म के मुख्तलिफ लेटर्स यहाँ पे लिखे गए हैं जिनसे निशानदही होती है कि ये जो रिजेस हैं
ہیں یا یہ جو چھوٹی پہاڑیاں ہیں یہ پاکستان کے جو پاکستان کا علاقہ ہے اور اس سے اوپر فی الحال تو ظاہر ہے آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا کیونکہ کیموفلیجڈ ہیں، لیکن اسی ایف سے اوپر اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو انڈین پوسٹ بھی نظر آ رہی ہوگی. سو بالکل ٹاپ پہ ان پہاڑیوں کے انڈین پوسٹس ہیں اور جہاں پہ مارکڈ ہیں لیٹرز وہاں پہ پاکستانی پوسٹس ہیں. اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا پروگرام میں کہ بھارت کی طرف سے یہاں پر 30 پوسٹس ہیں جبکہ پاکستان کی طرف سے 18 پوسٹس ہیں یہاں پر. سو آج کے اس اسپیشل پروگرام میں نے آپ کو دکھایا کہ لائن آف کنٹرول پہ سیز فائر پاکستان اور بھارت کے درمیان اور خاص طور پہ ڈی جی ایم اوز کی انڈرسٹینڈنگ کے بعد اس کا امپیکٹ کیا پڑا ہے، اس کا اثر کیا پڑا ہے اور خاص طور پہ عوام کی زندگیوں پر، پاکستانی کشمیریوں کی زندگی پہ اس کا اثر کیا پڑا ہے. اور پاکستان اور بھارت کے درمیان اگر اس قسم کے معاہدے ہوتے ہیں، تعلقات کی بہتری ہوتی ہے تو پھر عام انسان کو، عام پاکستانی کو، عام کشمیری کو یا اس پار بسنے والے بھی ہمارے جو پاکستانی مسلمان بھائی ہیں جو کشمیری ہیں ان کی زندگیوں پر کتنا فرق پڑے گا. تو یہ آج کا اسپیشل پروگرام تھا. I'll see you tomorrow انشاءاللہ. اللہ حافظ.